नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। 2023 बीत चुका है और 2024 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। अब दौर शुरू हुआ है 2023 से आ रहे इंडस्ट्री आंकड़ों का। तो ये आंकड़े काफी हद तक इस पूरे साल कैसी हलचल रह सकती है उसकी तस्वीर पेश करते हैं। ये जो नया साल है कई मायनों में अहम होने वाला है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बजट मूड में आ चुकी है। बजट के बाद लोकसभा चुनाव है। फिलहाल ये दो बड़े इवेंट हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जाहिर तौर पर जीडीपी में अपनी करीब 7.5% की हिस्सेदारी दे रहा रियल एस्टेट भी इससे अछूता नहीं रहता है। तो आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट के अलग अलग सेगमेंट में कैसा प्रदर्शन दिख रहा है, क्योंकि अब मोटे तौर पर हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं। 2023 में बिक्री, नए लॉन्च और निवेश, इनको देखते हुए क्या ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा, समझेंगे। हमारे पास दो रिपोर्ट मौजूद हैं। एक तो नाइट फ्रैंक इंडिया की देश के टॉप 8 शहरों में जुलाई दिसंबर के आंकड़े दिखाती H2 रिपोर्ट है, तो वहीं प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट है जो इन्हीं 8 शहरों के रेजिडेंशियल मार्केट का डेटा पेश कर रही है। दोनों पर बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं गुलाम जिया साहब, सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया। हमारे साथ हैं रजत रस्तोगी, CEO वेस्ट पूर्वांकरा ग्रुप, और हमारे साथ हैं विकास वधावन, ग्रुप CFO housing.com। तो बहुत स्वागत करेंगे गुलाम सर और रजत जी और विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले गुलाम सर आपके पास आते हैं और आपसे समझना चाहेंगे, पहले ऑफिस सेक्टर की बात कर लेते हैं। मैं आपका डेटा देख रहा था, 2023 में 59.6 मिलियन वर्ग फीट ऑफिस ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर 15% ग्रोथ को दर्शा रहा है। लेकिन इस ग्रोथ को अगर हम और बारीकी से देखें तो ईयर ऑन ईयर हैदराबाद में अच्छा ट्रांजैक्शन देखने को मिला है, 32%। चेन्नई में 90% से अधिक ट्रांजैक्शन दिख रहा है। बाकी मुंबई, पुणे, NCR सामान्य है 15% के साथ। लेकिन बेंगलुरु की ग्रोथ का 14% कम होना क्या संकेत है? क्या बेंगलुरु का ऑफिस मार्केट हैदराबाद, चेन्नई में शिफ्ट होता दिख रहा है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखना चाहता दीपक जी, क्योंकि बेंगलुरु जो पिछले तकरीबन मैं कहना चाहूँगा कम से कम 15-16 साल से लगातार मुंबई की सबसे बेहतरीन ऑफिस मार्केट बना हुआ है, और हर साल यहाँ पर 10, 12, 15 मिलियन स्क्वायर फीट का अब्जॉर्प्शन होता चला आया है। तो अगर हम पूरे मुल्क का ओवरऑल ऑफिस स्पेस स्टॉक देखते हैं, ये तकरीबन शायद 800 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। उसमें से 250 से 300 के दरमियान मिलियन जो है वो बैंगलोर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात तो मानना पड़ेगा कि बैंगलोर अपने आप में शायद दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस मार्केट में से एक ऑलरेडी है। अब उसमें किसी एक वर्ष अगर थोड़ी बहुत कमी हो रही है तो उसे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई देती। लेकिन दूसरी ओर चाहे वो चेन्नई हो या NCR हो, 10 मिलियन से ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। तो ये जो ओवरऑल ग्रोथ है, इसका एक कारण मैं क्विकली आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक जो तब्दीली हुई है मार्केट में वो इस प्रकार है कि पिछले 2 या 3 दहाइयों में हम BPOs या आउटसोर्सिंग को बहुत फोकस किया करते थे। अब इनसोर्सिंग एक बहुत बड़ा उभर के आया हुआ है। तो इन सबके दरमियान ITS जो हुआ करता था उसका शेयर श्रिंक होके बमुश्किल 25 से 30% रह गया है। आप समझे 80 से 30% चला आया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी ओवरऑल पिछले चंद सालों में हमारे युवकों की, हमारे एम्प्लॉयज की, हमारे रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज इतनी ऊंची हो चुकी है कि अब हाई एंड रिसोर्सेज हमारे यहाँ है, और उस कारण से जो ऑफिस रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत पॉलिश, बहुत ही मॉडर्न होती चली गई हैं। तो जहां पहले BPO में आप 40 स्क्वायर फीट पर पर्सन देखा करते थे, आज ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में 100-150 स्क्वायर फीट पर पर्सन की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। तो ये जो तब्दीलियां आई हैं ये परनिशियसली, ग्रेजुअली, बहुत ही धीमे धीमे आई हैं। लेकिन पिछले साल ये बिल्कुल फट पड़ी हैं। ये क्लियरली हमारे सामने, दुनिया के सामने आई है कि जहां सारे दुनिया की ऑफिस मार्केट सफर कर रही है, इंडिया की ऑफिस मार्केट ने एक बहुत ही ब्राइट एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया है जो अगले सालों भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विकास जी आपके पास आते हैं और रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करते हैं। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 33% ग्रोथ है रेजिडेंशियल मार्केट की। बिक्री में अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 लाख से अधिक घर बिके हैं, 5,17,000 नए घर लॉन्च हुए हैं इस दौरान। कमाल की बात यह है कि कुल लॉन्च का 70% हिस्सा मुंबई, पुणे, हैदराबाद में रहा है। बिक्री किन रीजन में सबसे अधिक दिखी है और कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, वैसे तो जग जाहिर है कि लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट ने धमाल मचाकर रखा है, लेकिन और माइक्रो लेवल पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो किस कैटेगरी में तेजी आप देख रहे हैं, आगे क्या स्थिति बन रही है? दूसरा, हमने देखा कि नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट में 5% ग्रोथ दिख रही है बिक्री में, आपका डेटा कह रहा है 33% की ग्रोथ। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो फर्क है, इतना कैसे?
थैंक यू दीपक जी। सो दीपक जी, जैसा कि आपने सही बताया, हमारी रिपोर्ट बोल रही है 4,10,000 यूनिट का सेल हुआ है 2023 में, और ये पीक है सिंस 2013। 2013 के बाद हमने ये पीक देखा है सेल्स में, और इसमें 33% का इजाफा देखा गया है 2022 के कंपैरिजन में। और ये सिमिलर ट्रेंड हमें लॉन्चेस की साइड पे भी दिखा है, जहां पर 20% का ग्रोथ देखा गया है, और उसमें 70% आ रहा है मुंबई, पुणे और हैदराबाद। इसमें अगर देखा जाए, मुंबई तो हमेशा से डार्लिंग सिटी रहा है, हमेशा से काफी बड़ा एक शहर है, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। तो हमने देखा है कि उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा से रेजिडेंशियल सेक्टर में काफी ज्यादा रहता है। पिछले कुछ सालों में पुणे और हैदराबाद काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है। हैदराबाद हमने देखा है कि कुछ साल जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहा था बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ टू स्टेट्स, वो सॉल्व होने के बाद पिछले 2-3 सालों में काफी प्रगति देखी गई है हैदराबाद में, चाहे तो वो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट है या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट है। बहुत सारी आईटी कंपनीज, बहुत सारे कैपेबिलिटी सेंटर्स, फॉरेन कंपनीज आर फाइंडिंग बेस इन हैदराबाद, एंड दैट इज वेयर हैदराबाद में काफी स्पीड से हम देख रहे हैं इजाफा। और पुणे मार्केट हमेशा से यंगस्टर के लिए काफी अट्रैक्टिव मार्केट है। एक तो वो एजुकेशन सिटी के नाम से भी काफी पॉपुलर है, वहां पर यूनिवर्सिटीज बहुत है, तो यंग पॉपुलेशन जो वहां से पढ़ के निकलती है। मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बहुत बड़ा है पुणे का ऑटोमोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईटी कंपनीज भी काफी वहां पर फोकस कर रही है। तो ये कारणों से मुंबई, पुणे और हैदराबाद काफी अच्छा रिजल्ट्स दिखा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। ना दूसरा पॉइंट जो आपने बोला कि किस सेगमेंट में इजाफा देख रहे हैं, तो लग्जरी सेगमेंट जो आपने भी टच किया इज द सेगमेंट जहां पर हम काफी स्पीड से देख रहे हैं ग्रोथ हो रहा है। तो 1 से 3 करोड़ का जो प्राइस सेगमेंट है, अगर रेजिडेंशियल मार्केट में देखें, तो इसने 24% कंट्रीब्यूट किया है लास्ट ईयर के सेल्स में। अगर मैं आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर करूं कि कौन से लोकेलिटीज या कौन से माइक्रो मार्केट, तो 2023 के अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है, और उसका रीजन ये है कि एक तो वो अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है, दूसरा नोएडा में काफी तेजी से सरकार काम कर रही है। जेवर एयरपोर्ट के चलते काफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहां पर फोकस कर रही हैं, तो वो एक मार्केट काफी स्पीड से बढ़ रहा है, और मेरे को ये ट्रेंड लगता है कि आगे भी कंटिन्यू करेगा। मुंबई में अगर देखा जाए तो मीरा रोड ईस्ट, मलाड वेस्ट, कांदीवली वेस्ट, बोरीवली वेस्ट एरियाज हैं जो काफी अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं। पुणे में वागोली, बानेर, वाकड़ जो टिपिकली आईटी बेल्ट के नाम से फेमस है, वहां पे काफी हमने इजाफा देखा है। और बैंगलोर में भी बहुत सिमिलर रिजल्ट्स देखे हैं, व्हाइटफील्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो आईटी बेल्ट के नाम से फेमस है। रजत जी, ऑफिस ट्रांजैक्शन सबसे अधिक चेन्नई, हैदराबाद में होते हुए दिख रहे हैं। रेजिडेंशियल में नए लॉन्च का फोकस मुंबई, पुणे, हैदराबाद में दिख रहा है। एक नेशनल डेवलपर के तौर पर आपका फोकस किधर है? क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं रेजिडेंशियल और ऑफिस मार्केट को देखते हुए? तो दीपक जी, पहले तो आई वांट जस्ट क्लैरिफाई आपका ये ऑफिस के बारे में। मैं गुलाम जी की बात से पूरा सहमत हूँ कि डिमांड आप अगर बैंगलोर को लेके चल रहे हैं तो बैंगलोर आज भी हैदराबाद का डबल मार्केट है। 16 मिलियन स्क्वायर फीट का मार्केट है। हैदराबाद आज भी आई थिंक 7.5-8 मिलियन का मार्केट है। भले ही बैंगलोर के मार्केट में 4-4.5% की गिरावट आई हो पिछले साल से, बट बैंगलोर विल कंटिन्यू टू ग्रो। वो मार्केट आज भी 16-17 मिलियन का मार्केट है, वो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हैदराबाद में आज एक और भी चीज आज थोड़ा हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि आज वैकेंसी लेवल भी सबसे ज्यादा हैदराबाद में ही है। सो आज हैदराबाद का लगभग वैकेंसी लेवल लगभग 25% के आसपास आ रहा है, जो कि एक काफी ज्यादा है, बिकॉज इट लुक्स कि वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हैदराबाद का रेंटल विल ऑलवेज बी अंडर प्रेशर vis-a-vis अगर आप बैंगलोर का रेंटल लें उससे। कमिंग टू ऑन द रेजिडेंशियल साइड, बॉम्बे, पूना एंड बैंगलोर along with Hyderabad now will continue to be the main markets। जैसे विकास जी ने बोला, बंबई आज भी इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। बिटवीन बॉम्बे एंड पूना आप ले मोटा मोटा 50% मार्केट है इंडिया का, एंड हर डेवलपर चाहेगा इंक्लूडिंग पूर्वांकरा दैट वी बिकम अ लार्ज प्लेयर इन दिस मार्केट। बहुत डिमांड है इस मार्केट में, प्राइस अप्रिसिएशन है। आज बंबई में भी 5 से 6% प्राइस अप्रिसिएशन है, पूना में 5 से 6% प्राइस अप्रिसिएशन है। इनफैक्ट अगर पूना का मार्केट देखे तो 28 से 30% ग्रो हुआ है लास्ट 1 साल के अंदर। सो हमारा फोकस एज अ नेशनल डेवलपर विल कंटिन्यू टू बी इन बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, बिकॉज बैंगलोर itself is the 15% market of India, and obviously in Hyderabad because that's a growing market। गुलाम सर, एक बार फिर आपके पास आएंगे।
ऑफिस की बात करें तो हैदराबाद में फोकस अधिक दिख रहा है, जो हमने पहले भी बात की। जाहिर तौर पर रेंट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी का हिस्सा 35% हो गया है। देश के कुल जीसीसी स्टॉक में 40% हिस्सा बेंगलुरु में है, लेकिन बेंगलुरु में ट्रांजैक्शन घट रहे हैं। नए जीसीसी का साइज कहां बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो बताइए एक बार। बेंगलुरु के जो नंबर हम 2030 पर फोकस कर रहे हैं, उन्हें मैं आउटलायर समझना चाहता हूं कि ये शायद किसी कारण कोई छोटा सा ब्लिप कहते हैं अंग्रेजी में, उसे थोड़ा सा हेवायर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा रजत का भी कहना है कि ये मार्केट की सुपीरियरिटी बरकरार है। हैदराबाद का ये बात ये भी तय है, जो बता रहे थे कि हैदराबाद में काफी पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ी है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्राइस पर प्रेशर है। लेकिन इसके बावजूद यूं समझ लें कि उन्होंने डिमांड के सामने ज्यादा सप्लाई खड़ी कर दी है और वो डिमांड उनकी तरफ खींचकर आ रहा है। और उसका कारण क्लियरली ये भी है कि जो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, क्वालिटी ऑफ मैन पावर, बैंगलोर जाहिर सी बात है सबसे बेहतरीन है, लेकिन हैदराबाद के मैन पावर में कुछ वक्तों में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा खुला है, बहुत उभर के आया है। और जो ऑफिस ऑक्यूपायर्स हैं उनको एहसास हुआ है इस बात का कि हैदराबाद के भी टैलेंट का बैंगलोर से कुछ ज्यादा कम नहीं है। जाहिर सी बात है बैंगलोर सबसे प्रथम श्रेणी में आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर द्वितीय भी देख लें तो हैदराबाद काफी ग्रोथ दिखा चुका है। तो इसके चलते हुए ये 2 शहर, और दूसरी तरफ मैंने जैसा बताया शुरू में कि चेन्नई में भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखा गया है। चेन्नई ने पहली दफा 10 मिलियन स्क्वायर फीट का मार्क क्रॉस किया है, हिस्टोरिकल बेस्ट। तो ये चंद एक रीजन है जो आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी एसेंशियली इन 3 शहरों में, सदर्न मार्केट्स में। प्लीज याद रखें, जब हम, मेरा ख्याल है 30 साल पहले जब पहले आईटी पार्क वगैरह बने थे वो बेंगलुरु में बने थे। तो ये हमारी हिस्ट्री कहती है, जब हम ग्लोबल ऑक्यूपायर्स की तरफ नजर डालें तो वो अपने डिसीजन इस बात पर भी बेस करते हैं कि उनको लोकल ऑक्यूपायर, लोकल रिसोर्स बेस कैसा मिल रहा है। और रिसोर्स बेस जो है सदर्न सिटीज में बाकी मुल्क के कंपैरिजन में आज भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए सबसे ज्यादा कंड्यूसिव है और आगे चल के बरकरार रहेगा। जाहिर सी बात है अगले दूसरे शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो या पुणे हो, इन शहरों में भी जीसीसी आएंगे, लेकिन प्रथम श्रेणी, सबसे आला मुकाम जो बेंगलोर का बना रहेगा, ये हमारा आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और अपने गेस्ट के साथ इस चर्चा को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि अब 2024 में जो आंकड़े आ रहे हैं उससे रियल एस्टेट की क्या दिशा और दशा बनती हुई दिख रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम 2 रिपोर्ट्स पर बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक इंडिया की H2 रिपोर्ट, जो कि जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े पेश कर रही है, और दूसरी रिपोर्ट है proptiger.com की, housing.com की, जो बता रही है कि रेजिडेंशियल मार्केट में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले क्वार्टर में और पूरे 2023 में। तो इन्हीं दोनों रिपोर्ट के जरिए मूड माहौल समझने की कोशिश करेंगे रियल एस्टेट मार्केट का। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बजट नजदीक है, जाहिर तौर पर डेवलपर्स की डिमांड आने लगी है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग संगठन अपनी मांग वित्त मंत्री तक भेजना शुरू कर चुके हैं। हालांकि कितनी मांग पूरी होगी, कितनी अधूरी रहेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच अगर चैलेंजेस की बात करें तो हाउसिंग सेक्टर में चुनौतियां कहां देख रहे हैं और अनसोल्ड स्टॉक का डेटा क्या कह रहा है? अगर हम अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करें दीपक जी, तो मेरे ख्याल से जब रजत जी अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात कर रहे थे या वैकेंसी रेट की बात कर रहे थे, उनका इंडिकेशन कमर्शियल की तरफ ज्यादा था, रेजिडेंशियल की तरफ उतना नहीं था। बिकॉज अनसोल्ड इन्वेंट्री हैदराबाद में उतना अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं है। उसका अगर हम पिछले 2-3 साल पे नजर डालें तो उनका न्यू लॉन्चेस और सेल्स में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर आप हमारी रिपोर्ट भी देखेंगे तो इस साल भी अगर हम नजर मारें तो इस साल वहां पर करीब 50,000 यूनिट का सेल है 2023 में, और उतना ही नंबर जो है करीब 70,000 यूनिट के करीब लॉन्चेस हैं। तो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है जो बहुत ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री का प्रेशर क्रिएट करेगा रेजिडेंशियल मार्केट में। कुछ मार्केट्स हैं जहां पर अनसोल्ड इन्वेंट्री का प्रेशर है, वो उसमें एक एनसीआर काफी बड़े लेवल पे खड़ा होता है, या एक मुंबई मार्केट है जहां पर अभी भी, और उसमें वो अनसोल्ड इन्वेंट्री वो है
जैसे एक स्टॉक में बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है कि ये नॉन मूविंग इन्वेंट्री है, वो अनसोल्ड इन्वेंट्री नहीं है, बिकॉज उसमें कुछ डिस्प्यूट है या वो ऐसी यूनिट्स हैं जो फेसिंग सही नहीं है या डेवलपर की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, इसलिए वो मार्केट में बिक नहीं पा रही है। लेकिन सभी मार्केट्स में आज की डेट में डिमांड है, अगर आपके पास उस डिमांड को केटर करने के लिए इन्वेंट्री है तो माल बिक रहा है। तो ऐसा कोई चैलेंज मुझे दिखता नहीं है मार्केट के पर्सपेक्टिव से। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा बजट के पर्सपेक्टिव से, तो रियल एस्टेट का चैलेंज तो जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ वार्तालाप में बताया कि दो तीन फंडामेंटल इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सॉल्व करने के लिए। क्या हम सिंगल विंडो क्लियरेंस ला सकते हैं रियल एस्टेट के लिए, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस जो आज हमें बायर में दिख रहा है, ये कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाएगा अगर बायर को ये पता होगा कि ये एक स्टैंप ऐसा है, इसके बाद कोई इस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट नहीं करेगा। मेरी जो कंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल या 5 साल 7 साल बाद जब मैं इस घर को ऑक्यूपाई कर लूंगा, इस पे कोई लिटिगेशन और इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई एक ऐसा मैकेनिज्म हम खड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये एक फंडामेंटल मुद्दा है। दूसरा मेरे को लगता है जिस तरह से टेक्नोलॉजी हर एक एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है, रियल एस्टेट अभी भी उससे थोड़ा सा अछूता रहा है, स्पेशली जब हम टाइटल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। अगर हम इस पे कुछ फोकस करके सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके आए जिससे कि रियल एस्टेट का बाइंग एंड सेलिंग ऑन द बैक ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को हम सिंप्लीफाई कर पाए, तो ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में इंडिया में काफी स्पीड ला पाएगा। आप इंडिया को अगर कंपेयर करें किसी भी बड़े मार्केट से, हमारे यहाँ पर अभी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मार्केट। तो ये एक दूसरा मुझे लगता है कि सरकार को जरूर नजर रखनी चाहिए। बट जैसा अगर बजट के पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो ऑब्वियसली क्या हम होम लोन इंटरेस्ट रेट पे लिमिट को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, ये एक जरूर सरकार को सोचना चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर प्रॉपर्टी का कॉस्ट ज्यादा है तो मेरा होम लोन एक्सपोजर ज्यादा है, अगर होम लोन एक्सपोजर ज्यादा है तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये भी सरकार को सोचना चाहिए, बिकॉज जो लिमिट सरकार ने 4 साल 5 साल पहले सेट किए थे वो शायद अब रेलेवेंट नहीं रह गए, उन लिमिट्स को रिकंसिडर करने की जरूरत है। ठीक बात है, लेकिन जीएसटी का बजट से कोई लेने देना नहीं है। हालांकि डेवलपर्स की मुख्य मांगों में जीएसटी दरें कम करने का मुद्दा हमेशा से रहता है। बहरहाल रजत जी आपसे समझना चाहेंगे कि मोमेंटम बना हुआ है, बिक्री भी जोरदार है, इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल है, लेकिन फिर भी एक डेवलपर के तौर पर क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? सब कुछ अच्छा है या कुछ चुनौतियां भी हैं? हालांकि काफी कुछ चुनौतियों का जिक्र विकास जी ने तो किया है, लेकिन आपके नजरिए से कौन सी चुनौतियां हैं जो रियल्टी सेक्टर की ग्रोथ के आड़े आती दिख रही हैं? एक दीपक, चुनौती तो नहीं बोलूंगा, बट एक जैसे विकास जी ने बोला कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक इंटरेस्ट रेट रिडक्शन एक एरिया है जहां पर आई थिंक काफी उस पर फोकस करा जा सकता है। इस साल मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में काफी गिरावट आएगी अगले 1-1.5 साल के अंदर। उसका रीजन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो लगभग 50 लाख से कम की वैल्यू वाले यूनिट्स हैं, एंड मैं आपको प्राइमरी फोकस करना चाहता हूँ मुंबई, पूना, बैंगलोर ऐसे मार्केट्स में, आज उसका जो रेशियो था लास्ट 2 साल के अंदर, वो पहले 50% जो होता था वो आज कम होके लगभग 42 और 43% पे आ गया है। मतलब कि आज उनका शेयर कम पे कम होता जा रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस इज आज इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और वही उसी सेगमेंट के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है घर खरीदने में। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 1.5-2 साल के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डेवलपर्स के लिए वापस से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को ग्रो करने की। वो बहुत बड़ा मार्केट है। आई थिंक एज आई सेड 50% से वो मार्केट आ जाके 42% पे आ गया है। 8% की ग्रोथ मुझे स्टेटअप है वहीं पे दिख रही है अगर इंटरेस्ट रेट कम आ जाते हैं। आपका प्रीमियम मार्केट कंटिन्यूज टू डू वेल, मुझे उसमें चैलेंज नहीं लग रहा है। 1 करोड़ से ऊपर के मकान, बिकॉज सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबिलिटी अक्रॉस ऑल मार्केट्स अगर आप देखें लास्ट 3 साल के अंदर इज ओनली इंप्रूविंग। द सैलरीज आर इंप्रूविंग, इनकम्स आर इंप्रूविंग, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, बट स्टिल इट इज लेस देन द इनकम लेवल्स ऑफ पीपल। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इंटरेस्ट रेट अगर और कम हो जाता है, वो वहीं पे आपको एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेल्टा ग्रोथ एक आपको बहुत अच्छी मिलेगी, जहां पे आपके नंबर्स अगले साल मुझे लगता है जो आज हमने इस साल नंबर्स देखे हैं, भले ही वो 10% हो या 33% हो, ये ग्रोथ कंटिन्यू रहने वाली है। और मैं एक और चीज आपको दीपक जी बोलना चाहूंगा कि 2017 से 2021 तक कंटिन्यूस प्राइस फॉल हुआ है 4 साल, और अभी जो प्राइस इंक्रीज होने का ट्रेंड हुआ है वो लास्ट 2 साल का ही हुआ है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगले 2 से 3 साल ये प्राइस
इंक्रीज होने की साइकिल चलने ही वाली है, बिकॉज अगर गिरा है तो ये 2 साल 4 साल बढ़ेगा भी, तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है डेवलपर के लिए आज, सो दैट वी मेक गुड प्रोडक्ट्स और कस्टमर आज वो प्राइस इंक्रीज देने के लिए तैयार है। तो मुझे चैलेंज से ज्यादा दीपक जी आज अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है, पॉजिटिविटी दिख रही है और आंकड़े भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे कि गुलाम सर ने भी कहा कि दुनिया भर में ऑफिस सेगमेंट में मंदी है, लेकिन भारत में ऑफिस सेगमेंट शानदार कर रहा है। आगे भी तेजी बनी रह सकती है। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद फोकस में है। हैदराबाद में सप्लाई बढ़ी है, जिससे वैकेंसी लेवल भी बढ़ता हुआ दिखा है, जिससे प्राइस पर दबाव बढ़ा है। हालांकि यह हाउसिंग में नहीं है। पुणे में एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग के चलते ऑफिस और रेजिडेंशियल दोनों में डिमांड बनी हुई है। एनसीआर, मुंबई में बड़े स्तर पर अनसोल्ड स्टॉक है। हालांकि उसे नॉन मूविंग प्रॉपर्टी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। 1 करोड़ से ऊपर के घर में डिमांड बनी रहेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ी सुस्ती है, जो जाहिर तौर पर मिला जुला माहौल दर्शा रही है, लेकिन बिक्री में तेजी जारी रह सकती है। 2 बड़े इवेंट, बजट और लोकसभा चुनाव पर नजर बनी हुई है। ये दोनों इवेंट के बाद तय होगा कि रियल्टी सेक्टर में आने वाला जो समय है वो क्या दिशा और दशा तय करेगा। तो गुलाम सर, विकास जी और रजत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रॉपर्टी प्लस में आज फिलहाल इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।